घोड़ों की पुश्त पर हमने आधे शहर का चक्कर लगाया और फिर एक कहवा खाने में जा बैठे। एक मुलाजिम ने कहवे के बर्तन हमारे सामने रख दिए। बिलाशुबा माहौल में एक पुरस्कार सी खामोशी खुली हुई थी। हर शख्स किसी सोच में गुम नजर आता था। एक अजीब सी कैफियत थी, एक अजीब सा एहसास। दफातन दो आदमी हमारी तरफ बढ़े। ये शक्लो सूरत से खतरनाक नजर आते थे, जिसामत भी काफी थी। जिस वक्त वो हमारे सरों पर पहुंच गई तब हमें एहसास हुआ। तालूत ने कावे का प्याला आहिस्ता से रख दिया। उसके तेवर खराब नजर आ रहे थे। कौन हो तुम लोग? उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा। कुर्ब जवार में बैठे हुए लोग चौंक चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे। तालूत ने मेरी तरफ देखा और मैंने कावे का प्याला इत्मीनान से अपने नजदीक खड़े हुए शख्स के मुंह पर उछाल दिया। कावा काफी गर्म था, उसका चेहरा झुलस गया। तालूत ने खड़े होकर मेज उलट दी और दूसरा आदमी मेज की लपेट में आकर ढेर हो गया। कावे से जलने वाला दोनों हाथ चेहरे पर रखे धाड़ रहा था। तालूत ने जेब से कावे की कीमत निकाली और थोड़े फासले पर खड़े हुए शख्स के हाथ पर रख दी। इतनी देर में मेज की टक्कर से गिरने वाला खड़ा हो गया था। उसने पेटी से पिस्तौल निकाला और तालूत की तरफ तान लिया, लेकिन दूसरे लम्हे तालूत ने उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लात मारी और पिस्तौल उछल गया। तालूत ने उसे इत्मीनान से लपक लिया था। जलने वाले की हिम्मत ही न रही थी कि कोई दूसरी हरकत कर सके। अब बताओ क्या चाहते हो? खंजीर, खंजीर के बच्चे। पिस्तौल वाला तालूत के हाथ में दबे हुए पिस्तौल को नजरअंदाज करके उस पर झपटा, लेकिन तालूत ने पिस्तौल का दस्ता इस कुव्वत से उसकी खोपड़ी पर रसीद किया कि उसे तारे ही नजर आ गए होंगे। आओ, तालूत ने मुझसे कहा और हम दोनों इत्मीनान से कावा खाने से निकल आए। किसी और ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की थी। मगर ये थे कौन और क्या चाहते थे? मैंने हैरानी से कहा। पता नहीं। तालूत ने लापरवाही से शाने उचकाए। मालूम तो किया होता। क्या जरूरत है आरिफ, अब सोचो करना क्या है। मैं इन मामलात में मुदाखलत चाहता हूँ फौरी तौर पर। यहाँ के लोग सस्पेंस का शिकार हैं। हमें भी हालात से वाकिफ होना चाहिए। तो फिर काम शुरू कर दो, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? इब्तदा कहाँ से की जाए? जोरात के महल से, मैंने जवाब दिया। तो आओ। तालूत ने मेरी टांग में टांग अड़ा दी और मैं गिरते गिरते बचा। गो मैं उसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन बाज औकात उस बदमाश की हरकतें अकल से बाहर होती थीं। गिरने से संभला तो जोरात के महल के पाएं बाग में था। ये कौन सी जगह है? मैंने पूछा। खान ऑफ जोरात का महल। ओ, अब आओ खानम से मिलेंगे, तालूत ने कहा और फिर मेरा हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ा। तो गोया बराह रास्त काम करने का फैसला कर चुके हो? बिल्कुल, तालूत ने जवाब दिया। उसके चेहरे से पता चलता था कि वो हंगामी तौर पर काम करने के मूड में है। महल के सदर दरवाजे पर पहरेदार मौजूद थे। दो शाला ओढ़ लो, तालूत आहिस्ता से बोला और मैंने उसके कहने पर अमल किया। तालूत खुद भी निगाहों से रूपोश हो गया था और हम इत्मीनान से पहरेदारों के दरमियान से निकलकर अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद हम खानम ऑफ जोरात के खूबसूरत कमरे के दरवाजे पर थे। तालूत ने दरवाजे पर ताकत सरफ की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। बंद है, तालूत ने सरगोशी की। तरकीब नंबर 10, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तालूत ने गर्दन हिला दी और फिर उसकी जोरदार लात कमरे के दरवाजे पर पड़ी और हम दोनों तैयार हो गए। अंदाजे के मुताबिक चंद लम्हात के अंदर ही दरवाजा खुला और दो कवि हैकल नौजवान बाहर निकल आए। जो ही वो बाहर निकले हम अंदर दाखिल हो गए। अंदर खानम के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। दरमियानी उम्र की खूबसूरत और पुरवकार औरत, चेहरे पर परेशानी की लकीरें, दरवाजे की जानिब देख रही थीं। दोनों नौजवान अंदर आ गए। कोई भी नहीं है खानम, उनमें से एक ने कहा। फिर ये आवाज कैसी थी? पता नहीं। खानम चंद साथ खामोशी से उन दोनों की शक्लें देखती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मैं जानती हूँ जोरात के दरो दीवार मेरे दुश्मन हो गए हैं, लेकिन खैर, दरवाजा बंद कर दो। एक नौजवान ने दरवाजा बंद कर दिया और वो दोनों कुर्सियां घसीट कर बैठ गए। हाँ, क्या बता रहे थे तुम? खानम ने पूछा। अमीर गुलबार के महल में हमारा आदमी पहुंच चुका है। बेहद चालाक आदमी है, बहुत जल्द रिपोर्ट देगा। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि खान कहाँ हैं। अगर वही मुझे मिल जाएं तो मैं सारी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द करके खुदकुशी कर लूं। उनके बिना तो मैं मर भी नहीं सकती। आप हिम्मत ना हारें खानम, हालात का मुकाबला करने में हम आपके साथ हैं। खुदा तुम्हें खुश रखे। तुम जैसे चंद इंसानों के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। खुदा की कसम हकीकत सामने आ जाए, उसके बाद मैं जिंदगी भी खुशी से दे दूंगी। बदनामी का कोई दाग लेकर मैं मर भी नहीं सकती। मेरे वालदैन, मेरे खानदान की भी इज्जत है। खानम की आवाज में सिसकियां शामिल थीं। आप हमारे सरों पर कायम रहें खानम, हम आपके लिए जान कुर्बान करने को तैयार हैं। मगर अब क्या किया जाए? मुमकिन है अमीर गुलबार के महल में कोई पता चल सके। अंधेरे के तीर हैं, निशानों का क्या भरोसा। फिर भी हमें अपनी कोशिशों में नाकाम होने दें खानम।
उसके बाद पहले हम खुदकुशी करेंगे, फिर आप, नौजवान ने कहा। खानम की गर्दन झुकी हुई थी। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं इंतजार करूंगी। और वो दोनों नौजवान उठ गए। आओ, तालूत ने मेरे कान के करीब सरगोशी की और हम दोनों भी उन नौजवानों के साथ बाहर निकल आए। नौजवान आगे बढ़ गए। जब वो दूर निकल गए तो तालूत ने खुद को जाहिर कर दिया। मैंने भी शाहदाना का दोशाला उतार दिया और फिर तालूत ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। खानम की आवाज उभरी और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। खानम ने हमारी तरफ देखा और उछल पड़ी। वह मतवाहश अंदाज में खड़ी हो गई थी। कौन हो तुम? उसने सवाल किया और फिर बारी बारी हमारी शक्लें, हमारा जिस्म और हमारा लिबास देखने लगी। खानम के दोस्त, तालूत ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारी शक्लें मेरे लिए अजनबी हैं। मैंने पहले कभी तुम्हें नहीं देखा। मैंने भी तुम्हारे चर्चे नहीं सुने। हम ज़ोरात में अजनबी हैं, मैंने कहा। ओह, बैठ जाओ। खुदा के वास्ते मुझे अपने बारे में साफ साफ बताओ। अगर दुश्मन भी हो तब भी मुझे दुश्मनी की वजह बताओ। मैं वही करने को तैयार हूं जो तुम चाहते हो, लेकिन मुझे वजह बता दो। हम 100% दोस्त हैं खानम, और ये जज्बा लेकर आपके पास आए हैं कि आपकी मदद करें। तालूत ने कहा। जब तुम ज़ोरात में अजनबी हो तो तुम्हें ज़ोरात के बारे में कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी यहाँ तक रिसाई कैसे मुमकिन हुई? ये हमारी खूबी है खानम, हम नामुमकिन को मुमकिन बनाने के माहिर हैं। रहा ज़ोरात का मसला, तो यहाँ के गली कूचे बताते हैं कि ज़ोरात उलझन में गिरफ्तार है। अजनबी दोस्त हो, अगर तुम दोस्त हो तब। अगर मजाक उड़ाने आए हो तब मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगी कि एक ऐसी औरत की मदद करो जो कमज़ोर है, जो वो कुछ बर्दाश्त कर रही है जो उसके बस की बात नहीं है। सुनो, मेरी आखिरी मंजिल मौत है। मैं खुशी से मर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे किरदार पर जो दाग लगे हैं वो धुल जाएं। क्या आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकती हैं खानम? तालूत ने पूछा। हाँ, मैं इस वक्त हर सतून का सहारा ले सकती हूँ, ये जानने के बावजूद कि कोई भी सतून मेरा मकबरा बन सकता है। तब फिर खानम, अलिफ से लेकर ये तक पूरी दास्तान सुना दें। कोई लफ्ज दरमियान से हज़फ ना करें, वो भी बता दें जो दूसरों के इल्म में नहीं है। ये भरोसे की कसौटी है और यही हमारे जज्बात को तहरीक देगी। मुझे एतराज नहीं है, बेबस औरत ने कहा और फिर पुरख्याल अंदाज में बोली। तुमने कहा है कि तुम ज़ोरात में अजनबी हो। सुनो, शायद तुम्हें यहाँ के मुफस्सल हालात भी मालूम ना हो। खान ज़ोरात एक नेक दिल इंसान है। ज़ोरात की मलका के इंतकाल के बाद उसने दूसरी शादी का फैसला किया। मेरा इंतखाब हुआ। गो उम्र में तजाद था, लेकिन मेरे वालिदैन ने यह बात पसंद की। मुझे क्या एतराज हो सकता था? मैं यहाँ आ गई। हालांकि उर्शिला मेरी हम उम्र थी। बहरहाल मैंने इस मौजू पर कुछ नहीं सोचा और अपने फ़राइज़ इंजाम देने लगी। यहाँ मुझे नापसंद करने वालों में सिर्फ उर्शिला थी, मेरी बेटी, मेरी सौतेली बेटी। मैं उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो मासूम है। वो मुझसे नफरत ज़रूर करती है, मेरे खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। दूसरा इंसान शकील है, लोग उसे बुरा समझते हैं। वो औबाश इंसानों में बैठता है लेकिन खुद बुरा नहीं है। मेरे सामने वो हमेशा एहतराम मलहूज रखता है, लेकिन इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उसकी साजिश से खान ज़ोरात को अगवा कराया है। ये गलत है। मैंने अपने शौहर के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। साजिश करने वाले दूसरे हैं। मैं बेतकल्लुफी से अमीर गुलबार का नाम ले सकती हूँ। वो हमारे खानदान के दुश्मन हैं और हमेशा हमारे खिलाफ सफारा रही हैं। मैं रियासत की बागडोर जो पसंद करे उसके हाथ में देने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मेरे ऊपर से तमाम इल्जामात वापस लिए जाएं। आपका मुतालबा जायज़ है खानम, तालूत ने कहा। क्या तुम खुलूसे दिल से कह रहे हो? हाँ, हम आपकी मदद करेंगे। मुझे इस वक्त हमदर्दों की जरूरत है। मेरे मुहाफिजों ने मेरे अवाम को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मेरे हमदर्दों की तादाद बहुत कम है। हम आपके हमदर्द हैं। तुम मेरे लिए क्या करोगे? वो करेंगे जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती खानम, तालूत ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? नामों में क्या रखा है खानम? आप मुझे पांसा पलट खान नंबर 1 और इन्हें पांसा पलट खान नंबर 2 कह सकती हैं। खानम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। खुश मिजाज हो तुम लोग। मुझे भी हंसने हंसाने वाले लोग पसंद हैं, लेकिन बदकिस्मती ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली है। हम बदकिस्मती से आपकी मुस्कुराहट वापस लेकर आपके होंठों पर चिपका देंगे, आप फिक्र न करें। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज। काश कोई मेरे लिए कुछ कर सके। खानम ठंडी सांस लेकर बोली और हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत संजीदा था। हम इत्मीनान से महल के बैरूनी हिस्से की तरफ चल पड़े। तालूत की खामोशी बेहद पुरस्रार लग रही थी। दफतन वो रुक गया। क्यों? मैंने उसे देखा। काम शुरू करना है ना? ठीक है, मैंने जवाब दिया। तो फिर अभी क्यों ना शुरू कर दिया जाए? ये भी ठीक है। तो भाई पांसा पलट खान नंबर 2, फिर शुरू करो। क्या इरादा है? इस सिलसिले में जितने किरदार मुलविस हैं एक एक करके उन्हें टटोलते हैं। मसलन शकील, उर्शिला, अमीर गुलबार। फिलहाल ये 3 नाम फहरिस्त में हैं। मेरा ख्याल है इब्तदा किसी हसीन चेहरे से की जाए। यूं भी हसीन चेहरों से शुरू होने वाले काम खुश इसलूबी से तय पा जाते हैं। गोया उर्शिला,
मैंने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार आदमी हो, मुझे बताने की क्या जरूरत है। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एक गुजरते हुए मुलाजिम को रोक कर बोला, खानम उर्शिला कहाँ है? खानम अपनी ख्वाबगाह में है और खानजादी बैला बाग में। और ये बैला बाग कहाँ है? तालूत ने पूछा। इस इमारत के पीछे। मगर तुम कौन हो? मुलाजिम ने पूछा। दूसरी तरफ घूम जाओ, तालूत बोला और मुलाजिम हैरत से उसे घूरने लगा। फिर उसकी गर्दन खुद बखुद दूसरी तरफ घूम गई। तालूत ने होंठ सिकोड़कर फूंक मारी और मुलाजिम बदहवासा आगे दौड़ता चला गया। आओ, तालूत ने कहा और मैं हंसता हुआ उसके साथ चल पड़ा। इमारत के पीछे दर हकीकत एक खूबसूरत बाग था जिसके दरमियान एक नन्हा सा कॉटेज बना हुआ था। तालूत ने पसंदीदगी की निगाहों से उस हसीन इलाके को देखा। उम्दा जगह है, आओ। और हम कॉटेज की तरफ बढ़ गए। कॉटेज के दरवाजे पर कोई पहरेदार मौजूद नहीं था। हम लोग इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गए। एक लंबी राहदारी से गुजरकर एक कमरे के दरवाजे पर रुके। तालूत ने दरवाजे को धकेल कर खोला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। उसने इत्मीनान से दरवाजा खोल दिया। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। मोटा कालीन बिछा हुआ था। उस पर आला दर्जे का फर्नीचर मौजूद था। एक आराम कुर्सी पर हम दोनों की तरफ पुश्त किए कोई बैठा था। लंबे लंबे बाल कुर्सी से नीचे लटक रहे थे। आहट सुनकर वो इस फुर्ती से पलटी के हम हैरान रह गए। उसके हाथ में पिस्तौल नजर आ रहा था और आंखों में किसी भूखी बिल्ली किसी कैफियत थी। उसने चमकदार निगाहों से हम दोनों को देखा और फिर चहकती हुई आवाज में बोली, आओ आओ, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी होगी। आओ, तालूत ने गहरी सांस लेकर कहा। तालूत, मैं आहिस्ता से बोला। हूं? इसकी आवाज पर गौर करो। कर चुका हूं, तालूत ने जवाब दिया। क्या ख्याल है? बहुत खूबसूरत आवाज है। मजाक मत करो, मेरा मतलब है। समझ रहा हूं यार, तुम्हारा मतलब। थोड़ी देर खामोश रहो, तालूत ने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। क्या मशवरे कर रहे हो? गालिबन तुम्हारे पास पिस्तौल तो होंगे ही। हसीन लड़की बहुत मजबूत एसाब की मालिक मालूम होती थी। हम पिस्तौल नहीं रखते, आंख मारकर कत्ल कर देते हैं। ओह, तुम्हारी शक्लें हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरे से मुशाबा हैं। आओ बैठो, मेरे पास किस काम से आए हो? लड़की ने पूरे सुकून से कहा। वैसे मुझे उसके अंदाज पर ज्यादा हैरत नहीं थी। मैं उसकी आवाज से उसे पहचान गया था। मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो ये वही औरत थी जो पिछली रात हमें पहाड़ों में मिली थी। तालूत इत्मीनान से उसके सामने बैठ गया। मैं भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गया था। लड़की इत्मीनान से कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन पिस्तौल का अंदाज ऐसा था कि हमारी जरा सी भी गलत जुम्बिश पर उसके इस्तेमाल में दिक्कत ना हो। हाँ, अब बताओ कौन हो? गालिबन तुम दोनों जुड़वा भाई हो। कौन से सवाल का जवाब पहले दरकार है? तुम्हारी जात से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अपनी आमद का मकसद बताओ, उसने साफ लहजे में कहा। तुम्हारा नाम उर्शिला है? हाँ है, उसने एतराफ किया। कुछ मालूमात दरकार हैं तुमसे, तालूत ने लापरवाही से कहा। मगर तुम हो कौन? उसने खूंखार लहजे में पूछा। हमारी मुलाकात पहली नहीं है। इस बार मैंने उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत की। क्या मतलब? वो चौंक पड़ी। पिछली रात पहाड़ों में हमने तुमसे अपना तारुफ कराया था, उस वक्त जब कुछ पुरस्कार लोग एक मीटिंग कर रहे थे। मैंने जवाब दिया और उर्शिला का चेहरा एक लम्हे के लिए सुस्त पड़ गया, लेकिन बड़े आहनिया असाब की मालिक थी। फौरन खुद पर काबू पा लिया और उसीले अंदाज में बोली, मेरा ख्याल है तुम दोनों पागल हो, लेकिन महल की अब ये हालत रह गई है कि तुम जैसे लोग बिला रोक टोक अंदर आ जाते हैं। मेरे पास क्यों आए हो? इसका मकसद बताओ, वरना मैं तुम्हारे ऊपर गोली भी चला सकती हूँ और अपनी हिफाजत के लिए मैं तुम दोनों को खत्म भी कर सकती हूँ। खातून उर्शिला, हम उस वक्त भी आपको बता चुके हैं कि आपके ज़ौरात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और आज भी यही कहते हैं। ज़ौरात के अजनबियों की ख्वाहिश है कि आप लोगों की मदद की जाए, तो खातून हम आपकी मदद के लिए आए हैं। तुम दोनों मुझे पागल मालूम होते हो। मुझे किसी की मदद दरकार नहीं है, ना ही तुम्हारी पहाड़ों वाली बात दुरुस्त है। ठीक है, आप हमसे ताउन नहीं कर रही, ना करें, लेकिन सुन लें, आज ही से ज़ौरात में नित नए हंगामे होंगे। खान ज़ौरात के दुश्मनों को चूहे के बिल से निकाल लिया जाएगा और उन्हें सड़कों पर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा, और ये तुम करोगे? वो तंजिया अंदाज में बोली। हाँ खातून उर्शिला, तालूत ने भारी आवाज में कहा। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? इस ख्याल से आए थे कि आपसे भी मुलाकात कर ली जाए। मुमकिन है आप भी ज़ौरात से कुछ दिलचस्पी रखती हों, तालूत ने कहा और उर्शिला के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। उसकी आंखें और ज्यादा खतरनाक हो गईं। उसने होंठ भींच लिए और दर हकीकत उस शक्ल में वो काफी खतरनाक नजर आ रही थी। सुनो, उसने सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, मैं जानती हूं तुम बाबा के दुश्मनों की कोई नई चाल हो जो तीसरे रास्ते से काम करना चाहते हैं, लेकिन कोशिश कर लो, अपने मकसद में कामयाब ना हो सकोगे। उर्शिला किसी की मोहताज नहीं है। हम जा रहे हैं मिस उर्शिला। दिल तो चाहता है कि तुम्हें ना जाने दूं, लेकिन ये ज़ौरात का महल है। वो गुर्राई। हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा, तालूत बोला। क्या मतलब है इस बात का? अगर आपका दिल चाह रहा है कि हमें यहाँ से ना जाने दें तो आपको कोई खास दिक्कत ना होगी,
बशर्ते कि आप हमारी लाश ठिकाने लगाने का भी माकूल इंतजाम कर सकें। फौरन यहाँ से चले जाओ, जाओ, फौरन निकल जाओ। अरे बस, हिम्मत जवाब दे गई। तालूत ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा, मैं कहती हूँ चले जाओ, वरना। उर्शिला दांत पीसकर खड़ी हो गई। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त सख्त थी। चंद साथ वो हम दोनों को घूरती रही, फिर उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। मुमकिन है तुम्हारा मिशन ही ये हो, मुमकिन है तुम सिर्फ कुर्बानी के बकरे हो। जाओ, चले जाओ, तुम्हें यहां से कुछ ना मिलेगा, एक कप चाय भी नहीं। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ताना सलूक नहीं कर सकती। खैर, ये तो बता दो कि शकील से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? क्यों? वह फिर चौंक पड़ी। बस ऐसे ही, पुरानी शनासाई है, यहाँ आए हैं तो मिलते चले जाएंगे। और इसके बावजूद तुम खुद को शरीफ इंसान कह रहे हो। जाओ, किसी मुलाजिम से पूछ लो, वो तुम्हें उसके पास पहुंचा देगा। उसने नफरत ज़्यादा अंदाज में होंठ सिकोड़ते हुए कहा। पांसा पलट नंबर 2। तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या बात है भाई नंबर 1, चलें? चलो, मैंने भी उसी मज़ाक़ खेज अंदाज में जवाब दिया और हम दोनों बेला बाग के खूबसूरत कॉटेज से निकल आए। हम इस तरह इस इमारत में घूम रहे थे जैसे यह हमारी ननियाल हो। तालूत पर फिर संजीदगी तारी हो गई थी। हम बेला बाग से निकलकर फिर दूसरी इमारत में आ गए। बहरहाल उर्शिला भी इन मामलात में खुसूसी तौर से मुलविस है, लेकिन मेरे ज़हन में एक सवाल है, क्या वो तन्हा है या उसके साथ कुछ और लोग भी हैं? मालूम करना पड़ेगा। वैसे तुम्हें उसके रात के अल्फाज याद हैं? हाँ, कम से कम उसका ताल्लुक उन लोगों से नहीं है जो पहाड़ों में मौजूद थे। गोया वो खान जोरात या खानम के दुश्मनों में से नहीं है। लेकिन खानम के अल्फाज भी याद रखना। क्या मतलब? खान जोरात ना सही, वो खानम के दुश्मनों में से जरूर हो सकती है। तालूत ने गुजरते हुए मुलाजिम को रोका और वो उनके करीब आ गया। खानजादा शकील कहाँ है? अपने कमरे में। मगर तुम कौन हो? शकील के दोस्त। तुम हमें उसके कमरे तक पहुंचा दो। आओ, मुलाजिम ने कहा और हम उसके पीछे पीछे चल पड़े। उसने ऊंचे दरवाजे की तरफ इशारा करके कहा, ये है शकील खान की हरम। अगर दोस्त हो तो अंदर चले जाओ, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, परवाह ना करो, हम दोनों लंगोटिए हैं। तालूत ने कहा और मुझे इशारा किया। मैंने दरवाजे को धकेला और दरवाजा खुल गया। जिसे कमरा कहा गया था वो कमरा न था, बल्कि एक अजीमोशान हॉल था जिसकी बनावट जदीद तरीन थी। अकबी हिस्सा खुला हुआ था और दूसरी तरफ भी 2 दरवाजे नजर आ रहे थे जो खुले हुए थे। हमने खाली हॉल को देखा और फिर एक दूसरे को देखा। दरवाजे, तालूत ने कहा। आओ, मैंने कहा और हम दोनों खुले हुए दरवाजों की तरफ बढ़ गए। समझ में नहीं आया कि कौन से दरवाजे से दाखिल हुआ जाए। चुनाचे एक दरवाजे से मैं और दूसरे से तालूत अंदर दाखिल हो गया। लेकिन दोनों दरवाजे एक दूसरे बड़े हॉल के थे और ये हॉल खाली नहीं थे। 3-4 कवि हैकल लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। एक और कुर्सी पर बड़ी मूंछों वाले लेकिन दुबले पतले बदन का एक नौजवान बैठा हुआ था। अच्छी शक्लो सूरत का था, लेकिन चेहरे पर शराफत नहीं थी। आंखें सुरख और डरावनी थी। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल और गिलास रखा हुआ था। वो तन्हा ही पी रहा था। दूसरे लोग उसके सामने किसी हद तक मुअद्दब नजर आ रहे थे। नौजवान का रुख सामने ही की तरफ था। हमें देखकर वो चौंक पड़ा। उसके अंदाज पर उसके सामने बैठे हुए लोगों को भी एहसास हुआ और उनकी गर्दनें भी घूम गईं। नौजवान खूंखार आंखों से हमें घूरता रहा। सभी नमूने हैं, तालूत ने आहिस्ता से कहा। आगे आओ। नौजवान की भारी आवाज सुनाई दी और तालूत खौफजदा अंदाज में आगे बढ़ाया। उसने मेरी आस्तीन भी पकड़ ली थी। इस तरह हम दोनों उसके करीब पहुंच गए। कौन हो तुम लोग? नौजवान धाड़ा। तरबूज, खरबूज। पहले तालूत और फिर मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। क्या बकवास है? नौजवान धाड़ा। नाम है हमारे। तुम्हें अंदर क्यों आने दिया गया? हम शकील खान से मिलना चाहते हैं। क्यों? पुरानी दोस्ती है। तालूत ने उसी अंदाज में हकलाते हुए जवाब दिया। किससे? शकील से। शकील खान ने पूछा। हाँ, मेरा नाम शकील है। शकील की मूंछों के नीचे हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, तालूत ने खुश होकर कहा और फिर दौड़कर शकील से बगलगीर हो गया। शकील हक्का बक्का रह गया था। उसके साथी उछलकर खड़े हो गए थे। उनके हाथ पिस्तौल पर पहुंच गए थे। बमुश्किल तमाम शकील ने उसे दूर धकेला। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आ रहे थे। देखो इन मस्करों को, पूछो इनसे ये कौन है, किसने इन्हें भेजा है। रुको, पहले इनके लिबास की तलाशी लो। शकील ने साथियों को इशारा किया और उन्होंने पिस्तौल निकाल लिए। फिर उनके रुख हमारी तरफ करते हुए बोले, अपने हाथ बुलंद कर लो। और हम दोनों ने निहायत शराफत से हाथ ऊपर कर दिए। उनमें से एक आदमी ने हम दोनों की जामा तलाशी ली, लेकिन हमारे पास मामूली सा चाकू भी नहीं था। उसने शकील की तरफ रुख करके गर्दन हिला दी और हमने हाथ गिरा दिए। हाँ, अब बताओ तुम कौन हो, किसने भेजा है और क्या चाहते हो? खान जोरात के बारे में मालूमात करने आए हैं। क्या? शकील ने पूछा। कहाँ छुपाया है तुमने उसे? तालूत ने कहा और शकील की आंखें कुछ और भयानक हो गईं। वो खौफनाक नजरों से हमें देख रहा था।
کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے کہا ہم خود آئے ہیں۔ تمہیں خان زورات سے کیا دلچسپی ہے؟ ان سے بھی ہماری پرانی دوستی ہے، طالوت نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ معلوم کرو ان دونوں سے کس نے بھیجا ہے انہیں، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ان چاروں نے پستول ہولسٹروں میں رکھ لیے۔ خان زورات کہاں ہے شکیل؟ اگر ان کے اغوا میں تمہارا ہاتھ ہے تو صاف صاف بتا دو، انہیں ہمارے حوالے کر دو، ورنہ دوسری صورت میں ہم تمہیں سزا دینے کے حقدار ہوں گے۔ طالوت نے سخت لہجے میں کہا، کھال کھینچ دو ان کی، ٹکڑے کر دو، میں ذمہ دار ہوں۔ شکیل نے غضبناک لہجے میں کہا، اور وہ سب ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن طالوت ہی بے خبر تھا نہ میں۔ میرا خوفناک گھونسا ان میں سے ایک کے جبڑے پر پڑا اور شاید اس کا منہ ہمیشہ کے لیے ٹیڑھا ہو گیا۔ طالوت نے ان میں سے ایک کو سر سے بلند کر کے باقی دو پر دے مارا تھا، اور پھر اس کی ٹھوکروں نے انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ شکیل نے اپنا پستول نکالنا چاہا، لیکن پستول اس کے ہولسٹر میں ایسا پھنسا کہ کسی طور نہ نکل سکا۔ شکیل پستول نکالنے کے لیے زور لگا رہا تھا اور ہم دونوں گرے ہوئے آدمیوں کو ناکارہ کر رہے تھے۔ چند منٹ کے بعد ان میں کھڑے ہونے کی سکت نہ رہی۔ تب طالوت ہاتھ جھاڑتا ہوا شکیل کی طرف بڑھا۔ اس نے شکیل کا ہاتھ پکڑ کر ہولسٹر سے ہٹا دیا اور پھر اس کا پستول نکال کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شکیل احمقوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور طالوت اس کی نگاہوں میں جھانک رہا تھا۔ پھر شکیل نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، کیا یہ مر گئے؟ نہیں، صرف بے ہوش ہیں۔ اوہ، مگر کیا تم بھی مار کھانا چاہتے ہو شکیل؟ طالوت نے پوچھا۔ تم میری توہین کر رہے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے شکیل، میں جو کچھ جاننا چاہتا ہوں وہ تم مجھے بتاؤ گے۔ تم زبردست نقصان اٹھاؤ گے، سمجھے؟ شکیل بے بسی سے بولا۔ اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر اس کی بہادری دکھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میرے نفع نقصان کی تم فکر مت کرو، بولو، میری بات کا جواب دو گے؟ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ خان زورات کہاں ہے؟ کیا تمہیں خانم نے بھیجا ہے؟ شکیل نے پوچھا۔ شکیل، صرف میرے سوال کا جواب دو۔ اگر تمہیں اس نے بھیجا ہے تو میں اسے نمٹ لوں گا، میں دیکھوں گا وہ کتیا مجھے کتنا بدنام کر سکتی ہے، شکیل نے کہا، اور طالوت نے الٹا ہاتھ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ شکیل لڑکھڑا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا تھا، لیکن طالوت کا ہاتھ اور رنگ نہ لاتا۔ اس کے ہونٹ سے خون ٹپکنے لگا، اس کی خونخوار آنکھوں میں بھی خون ہی خون نظر آنے لگا۔ دوسرے لمحے وہ طالوت پر جھپٹ پڑا۔ مار ڈالوں گا، وہ کسی جانور کی طرح گررایا تھا، اور اس نے طالوت کی کمر پکڑ لی تھی۔ لیکن نہ جانے طالوت نے کیا کیا، اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ طالوت آگے بڑھا اور اس نے شکیل کا ایک بازو پکڑ کر مروڑ دیا۔ شکیل دوہرا ہو گیا تھا۔ خان زورات کہاں ہے؟ چھوڑ دے مجھے، پاگل کتے، چھوڑ دے۔ شکیل طاقت صرف کرنے لگا، لیکن طالوت کی گرفت سے آزاد ہونا آسان کام نہیں تھا۔ البتہ اس کی بازو کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ خان زورات کہاں ہے؟ طالوت کا لہجہ بہت خونخوار تھا۔ وہ میرا چچا ہے اور میرا خون خراب نہیں ہے، شکیل نے کراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اگر مجھے خان زورات کے بارے میں معلوم ہوتا تو میں خود بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا رہتا، شکیل نے کہا۔ تمہارے خیال میں خان زورات کو کس نے اغوا کیا ہے؟ ہاتھ تو چھوڑ دو۔ ہاتھ؟ پہلے جواب امیر گلبار نے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ طالوت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شکیل اب بھی درد سے کراہ رہا تھا۔ کہاں رکھا ہے امیر گلبار نے زورات خان کو؟ مجھے نہیں معلوم، پھر بہکے، طالوت گرایا۔ سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو میں اسے چھڑانے کی کوشش ضرور کرتا۔ میرا اس سے اسی بات پر اختلاف ہو گیا ہے۔ تم مجھے پوری کہانی سناؤ گے؟ طالوت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا یہ مر گئے؟ اس نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ایک بھی نہیں مرا، فکر مت کرو، بیٹھ جاؤ۔ اور شکیل بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی تکلیف کے آثار تھے۔ ایک گلاس، ایک پیگ پی لوں؟ اس نے کراہتے ہوئے کہا۔ لو میری جان، ایک میری طرف سے بھی، طالوت چہکا، اور شکیل نے گلاس میں شراب انڈیلی، پھر اسے چند ہی لمحوں میں معدے میں اتار لیا اور پھر ہونٹ چوستا ہوا طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف بھی اٹھ جاتی تھیں۔ تمہاری مدد کو اگر پوری فوج بھی آ جائے تب بھی تمہیں ہمارے چنگل سے نہ چھڑا سکے گی، کیا سمجھے؟ طالوت نے کہا۔ مگر تم ہو کیا بلا؟ شکیل جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ اصلی نام خربوز تربوز، عرفیت پانسا پلٹ نمبر 1 اور 2۔ ویسے تم خدائی فوجدار بھی کہہ سکتے ہو۔ ویسے ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام کی باتیں کرو۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ خوب، ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا، کیا پھر اٹھنا پڑے گا؟ ذلیل مت کرو، گولی مار دو، شکیل خان گرایا۔ ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے دوست، لیکن تم بھی تو تعاون کرو۔ خان زورات کے اغوا میں میرا ہاتھ نہیں ہے۔ تم نے امیر گلبار کا نام لیا تھا۔ ہاں، مجھے شبہ ہے اسی نے خان کو اغوا کیا ہے۔
کیسے شبہ ہے؟ پہلے وہ یہ کام میرے ذریعے چاہتا تھا، یعنی وہ خانم کے خلاف سازش کرنا چاہتا تھا۔ خانم کے خاندان سے اس کی پرانی دشمنی ہے، میں بھی اس کے فریب میں آ گیا تھا اور اس کے فریب میں آ کر میں نے ایک گھنونا کام کیا۔ وہ کام کیا تھا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ شکیل گرایا۔ مجھے بتا دو میری جان، کسی سے کہنے تھوڑی جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو بدنام کیا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے امیر گلبار کی پھیلائی ہوئی افواہ کی تردید بھی نہیں کی۔ گول مول گفتگو مت کرو، صاف کہو۔ خانم میری ماں ہے، میں نے کبھی اسے بری آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن امیر گلبار مکار انسان نے میرے اور اس کے تعلقات کی افواہ پھیلائی اور میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ شکیل نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا۔ امیر گلبار کا مقصد کیا تھا؟ براہ کرم اور کچھ مت پوچھو۔ ہم تمہاری مدد بھی کر سکتے ہیں شکیل، تم نے ہماری دشمنی دیکھی ہے، دوستی بھی آزماؤ، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک لفظ صاف صاف بتانا پڑے گا، طالوت نے کہا۔ شکیل کئی منٹ تک منہ چھپائے رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ نیچے گرا دیے۔ طویل کہانی نہیں ہے، بہت کچھ تمہیں بتا چکا ہوں، حالانکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ تم کون ہو۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں، ہم جو کوئی بھی ہیں، نہ تمہارے دشمن ہیں، نہ خانم کے، نہ زورات کے۔ ہم تم سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں بلا واسطہ، اس لیے تمہیں تردد نہیں ہونا چاہیے۔ جو کوئی بھی ہو طاقتور ہو، اور طاقتور بذات خود بہت کچھ ہوتا ہے۔ سنو، جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں ایک لفظ غلط نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر تم میرے بدن کی بوٹی بوٹی کاٹ دو گے تب بھی کچھ اور نہیں معلوم کر سکو گے۔ ہم تمہارے اوپر اعتبار کریں گے شکیل خان۔ خان زورات میرا مہربان چچا ہے، اس کی ذات سے نہ صرف مجھے بلکہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، مجھے اسے کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن میں امیر گلبار کی لڑکی زرمینہ سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھے چاہتی ہے۔ ایک بار امیر گلبار اور اس کے بیٹے زبر خان نے ہم دونوں کو یکجا دیکھ لیا۔ زبر خان نے تلوار نکال لی، لیکن امیر گلبار نے اسے روک دیا اور مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گیا۔ امیر گلبار سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ زرمینہ سے تمہارے کب سے تعلقات ہیں؟ 3 سال سے، میں نے جواب دیا۔ کہاں تک پہنچ چکے ہو؟ پاکیزگی کی حدود کے اندر، محبت کی انتہائی منزل تک، میں نے کہا۔ سچ کہتے ہو؟ بالکل سچ، جھوٹ کی ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ زرمینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کیا کر سکو گے اس کے لیے؟ جو مجھ سے کہا جائے گا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، سوائے اس کے کہ خان زورات کے بھتیجے ہو؟ کیا تم کبھی زورات کے حکمران بن سکتے ہو؟ شاید کبھی نہیں، لیکن میں زرمینہ کی شادی والی زورات سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ ہمت کرو تو ہر ناممکن ممکن بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ پہلے تمہیں حلف اٹھانا پڑے گا، جو کہوں گا اسے راز رکھو گے، اس پر اسی طرح عمل کرو گے جس طرح میں کہوں گا۔ حلف اٹھائے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ میں زرمینہ کی محبت میں اندھا ہو رہا تھا، میں نے حلف اٹھا لیا۔ تب امیر گلبار نے مجھ سے کہا، اگر تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نہ صرف زرمینہ سے ہاتھ دھو گے بلکہ تمہیں اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہا۔ تب اس نے باقی گفتگو دوسری نشست میں کرنے کے لیے کہا اور زرمینہ سے مجھے ملنے کی اجازت دے دی۔ تم جانتے ہو میں اس کا کس قدر ممنون ہوا ہوں گا۔ اور پھر دوسری ملاقات میں اس نے دل کا حال کھول دیا۔ اس نے کہا وہ زورات کی حکومت حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتا ہے، اور پھر اس نے پورا پروگرام بتایا۔ پروگرام کے تحت ہمیں سب سے پہلے خانم آف زورات کا پتہ کاٹنا تھا۔ اسی سے خطرہ ہو سکتا تھا کیونکہ اس کا خاندان بہت با اثر تھا۔ خان زورات کی موت کے بعد خانم کا خاندان برسر اقتدار آ سکتا تھا۔ رہی خان زورات کی لڑکی ارشلا تو اس کی کوئی آواز نہیں تھی۔ خانم خان زورات سے اپنے خاندان کے لیے کوئی وصیت لکھوا سکتی تھی۔ زورات کی حکومت بہت دلکش تھی دوستو، اور پھر میری محبت بھی مجھے مل رہی تھی۔ میں تیار ہو گیا اور میں نے اس پروپیگنڈے کی کوئی تردید نہیں کی جو میرے اور خانم کے بارے میں شروع ہوا۔ یوں میں نے اپنی ماں کو بدنام کیا، لیکن خان زورات کے اغوا کا پروگرام مجھ سے بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ میں نے امیر گلبار سے رابطہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ خان کے اغوا میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں نے اسے سخت الفاظ میں کہا کہ خان زورات یعنی میرے چچا کو فوراً برآمد ہونا چاہیے، تو اس بات پر میری اسے تکرار ہو گئی۔ یہ ہے کل داستان اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ طالوت نے گردن ہلائی۔ خانم کے خلاف پروپیگنڈا مہم کس نے شروع کی؟ میں نہیں جانتا، شکیل نے کہا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ طالوت نے پوچھا۔ میں سخت الجھن میں ہوں، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف محبت۔ خان زورات کے اغوا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا شبہ امیر گلبار کی طرف ہے۔ کیا وہ افرادی قوت بھی رکھتا ہے؟ وہ بے پناہ دولت مند ہے اور دولت ہر طاقت مہیا کر دیتی ہے۔ تو شکیل، میرا دوستانہ مشورہ ہے کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرو۔ خان زورات کو ہم برآمد کریں گے، ممکن ہے تمہاری ضرورت بھی پیش آئے۔ میں تیار ہوں، لیکن کیا میرے ذہن کے لیے یہ الجھن کم ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟
हम खुदाई फौजदार के अलावा और कुछ नहीं है। हमारा ताल्लुक ज़ौरात से नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, उर्शिला के बारे में तुम्हारी क्या राय है? खूंखार बिल्ली, बेहद चालाक है, खानम से खार खाती है और बस। ठीक है, इजाजत दो, बहुत जल्द तुमसे मुलाकात करेंगे, तालूत ने कहा और फिर मेरे शाने पर हाथ रखकर वापसी का इशारा किया और फिर हम दोनों ही महल से निकल आए। क्या ख्याल है आरिफ? अनोखी दास्तान है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा। बेहद, लेकिन मेरा ख्याल है शकील वो आदमी नहीं है। कौन सा? जो रात पहाड़ों में था। हाँ, वो आवाज शकील की नहीं थी। फिर अभी एक मोहरा और है, अमीर गुलबार। हाँ, उसे भी देख लेंगे। आखिरी मोहरा है, इत्मीनान से देखेंगे। आओ, आज का काम खत्म, वापस चलें। और हम वापस अपने ठिकाने की तरफ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से हंगामे की आवाज आ रही थी। हम दोनों ठिठक गए। रक्षे, तालूत आहिस्ता से बोला। मुमकिन है, दो शाला ओढ़ लो। तालूत आहिस्ता से बोला और खुद भी निगाहों से रूपोश हो गया। मैंने भी दो शाला ओढ़ लिया और हम मकान के अंदर दाखिल हो गए। हमारा अंदाजा दुरुस्त था, मकान के अंदरूनी हिस्से में हंगामा बरपा था। रक्षे एक करीश शक्ल और कवि हैकल आदमी था। वो चमड़े का चाबुक लिए कमरे के दरमियान खड़ा था। एक कोने में अगमाना बैठी आंसू बहा रही थी। कमरे के दरमियान दिलशाद शोला ज्वाला बनी खड़ी थी। मैं तेरी सूरत दागदार कर दूंगा, रक्षे धाड़ा। मेरी दिली ख्वाहिश है तू ऐसा ही कर, ताकि लोग मेरी शक्ल से घिन खाकर अपने नापाक इरादों की तकमील न कर सकें। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तू बुज़दिल है, कुछ भी न कर सकेगा। कान खुलकर सुन ले रक्षे, मैं अगमाना नहीं हूं, दिलशाद गजबनाक आवाज में बोली। दिलशाद, कुतिया की बच्ची, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। वो यकीनन कुतिया ही होगी जो मेरी माँ और तेरी बहन थी। रक्षे ने चाबुक वाला हाथ उठाया, लेकिन दिलशाद के चेहरे पर कोई तब्दीली पैदा न हुई। वो तनी खड़ी रही। रुक जाओ रक्षे, ये लड़की पागल हो गई है, मैं इसे समझा लूंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। अभी और इसी वक्त समझा ले, वरना मैं इसे जिंदा ना छोड़ूंगा, रक्षे ने दांत पीसते हुए कहा। ये बेगैरत मुझे क्या समझाएगी, तुझे जो कुछ करना है अभी कर ले, दिलशाद दीवानगी से बोली। अगर काम ना करेगी तो खाएगी क्या, बूढ़ी बोली। मैं तेरी रोटी पर लानत भेजती हूँ। वो लोग बहुत अमीर हैं दिलशाद, अगर तू उनमें से दूसरे को फांस ले तो वारे न्यारे हो जाएंगे। खामोश जलील कुतिया, वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तालूत, मैंने आहिस्ता से कहा। तालूत की आवाज बहुत संजीदा थी। ये हमारा ही जिक्र खैर है। मेरा ख्याल है इन लड़कियों को इन दोनों खबीसों से निजात दिला दी जाए, तालूत आहिस्ता से बोला। और फिर हम दोनों रक्षे की तरफ मुतवज्जा हो गए, जो भयानक अंदाज में दिलशाद की तरफ बढ़ रहा था। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसने दिलशाद के नजदीक पहुंचकर चाबुक उठाया और उसी वक्त तालूत ने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसका हाथ काफी लंबा हो गया था। चाबुक उसने पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और रक्षे औंधे मुंह गिर पड़ा। वो हैरानी से चारों तरफ देख रहा था। फिर वो खूंखार अंदाज में बोला, तूने चाबुक पकड़ा था? मैं तुझे। उसने वैश्याना अंदाज में चाबुक घुमाया, लेकिन इस बार चाबुक दिलशाद की बजाय बूढ़ी के बदन पर पड़ा। बूढ़ी की चीख कान फाड़ देने वाली थी। ऐ मेरे मौला, बचाना। वो दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन रक्षे को ना जाने क्या हो गया। उसने लपक कर फिर बूढ़ी पर वार किया था और बूढ़ी फिर चीखी। फिर तो रक्षे का चाबुक था और बूढ़ी का बदन। रक्षे पागलों के से अंदाज में उसे उधेड़ रहा था। दिलशाद अब मुंह फाड़े अगमाना के नजदीक जा खड़ी हुई थी और बुढ़िया की चीखें छत उठाई दे रही थीं। लेकिन रक्षे अंधा हो गया था। वो अक्लो खुर्द से आरी हो गया था। अपनी दानिस्त में वो दिलशाद को मार रहा था, लेकिन मुसीबत बूढ़ी की आई हुई थी। 12 जुबानों का खौफनाक चाबुक और रक्षे का कवि हैकल जिस्म। बूढ़ी के बदन से मुहावरतन नहीं हकीकतन खाल उतर रही थी। वो लहूलुहान हो गई थी। अब उसकी कराहें भी मध्यम होती जा रही थीं और फिर उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तब रक्षे का जुनून सर्द हुआ। मेरे अहकामात से मुनहरिफ थी, कमीनी कहीं की, वो बोला। और फिर उसने अगमाना और दिलशाद की तरफ देखा और उसका मुंह हैरत से खुल गया। हैं? वो पागलों के से अंदाज में बोला, तू जिंदा है? उसका तखातुब दिलशाद से था। फिर उसने उसी अंदाज से बूढ़ी की तरफ देखा। अरे ये क्या हुआ? वो बौखलाए हुए अंदाज में बूढ़ी के नजदीक बैठ गया। ये क्या हुआ? अरे ये मैंने क्या किया? मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। अरे मैंने? और फिर वो जोर से चीखा, मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। और इसके बाद वो यही अल्फाज दोहराता हुआ चीखता हुआ बाहर निकल गया। फिलहाल यही काफी है। अगर इसका अंजाम मुनासिब ना हुआ तो फिर हम खुद उसे कैफे किरदार तक पहुंचा देंगे, तालूत ने कहा। और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आओ अब यहाँ रुकना बेकार है आरिफ, बहुत से बोझ खुद पर लादना मुनासिब ना होगा। अमीर गुलबार से भी आज ही बात कर ली जाए, जैसा मुनासिब समझो, मैंने थके थके अंदाज में कहा। और फिर तालूत के साथ बाहर निकल आया। बाहर मजमा जमा हो रहा था। रक्षे को लोगों ने पकड़ लिया था। उसके लिबास पर खून के छींटे थे।
آ جاؤ، کام حسب مرضی ہوا ہے، طالوت نے کہا اور ہم دونوں وہاں سے کافی دور نکل آئے۔ کچھ تھکن محسوس کر رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ ہاں یار، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تب آؤ پہاڑیوں میں کسی جگہ آرام کریں گے، امیر گلبار کو صبح ہی دیکھ لیں گے۔ چلو، میں نے کہا اور پھر ویران پہاڑیوں میں ایک مناسب جگہ ہم نے قیام کا فیصلہ کیا اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ میرے ذہن میں عجیب سا خلفشار تھا۔ رات گئے تک میں اور طالوت انہی حالات پر تبصرہ کرتے رہے اور پھر سو گئے۔ دوسری صبح گوشت کی سوندھی بو سے میری آنکھ کھلی۔ پشت کے نیچے کھردری زمین تھی، لیکن اس کے باوجود نیند بہت عمدہ آئی تھی۔ گردن گھما کر دیکھا، سامنے ہی دسترخوان چنا ہوا تھا جس پر بے شمار برتن رکھے ہوئے تھے۔ کہاں کی نیند، کیسی کسل! جلدی سے اٹھا۔ طالوت میرے سرہانے ہی کھڑا تھا۔ منہ ہاتھ دھو لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں نے بدحواسی میں ناشتے کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں ہوگا، یہ تو صرف نمونہ ہے، تمہیں جگانے کا اہتمام کیا گیا تھا، اور پھر ناشتہ کیا ہوگا؟ میں نے دسترخوان کی طرف دیکھا اور دل دھک سے رہ گیا۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، جس جگہ اب سے چند ساتھ پیشتر دسترخوان بچھا ہوا تھا وہاں اب ہری ہری گھاس نظر آ رہی تھی۔ کیا بےہودہ مذاق ہے، میں نے برا مانتے ہوئے کہا۔ جاؤ ضروریات سے فارغ ہو لو، ناشتہ آ جائے گا۔ اور میں گردن جھکا کر ایک طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم سچ مچ کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دسترخوان اعلیٰ لوازمات سے پر تھا۔ خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور پھر راسم کسی بیرے کے انداز میں برتن سمیٹ لے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تیار ہو گئے۔ طالوت میری شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا پروگرام ہے طالوت؟ میرا خیال ہے آج بہت سے کام نمٹا لیے جائیں۔ ہاں، یہ پہاڑ زیادہ پسند نہیں آئے، جلد ہی مہذب دنیا میں چلیں گے۔ بالکل بالکل، تو اب امیر گلبار کو دیکھ لیا جائے۔ یقیناً، تب پھر آؤ، طالوت نے کہا اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ طالوت میرے برابر چل رہا تھا۔ اچانک اس نے میرے شانے کو زور سے دھکا دیا اور میں گرتے گرتے بچا، لیکن اس کی حرکت میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ افسوس نہیں، اور اگر کسی وقت میرا منہ ٹوٹ جائے دوسرا لگایا جا سکتا ہے، طالوت نے اطمینان سے کہا۔ اسی وقت ہمیں عقب سے بہت سے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اس سے قبل کہ ہم گھومتے 6 رائفلیں ہماری طرف تن گئیں۔ خبردار، ہاتھ اوپر اٹھا دو، ایک کڑکدار آواز نے کہا۔ ہم نے خاموشی سے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ تب ہم نے انہیں دیکھا، وردی پہنے ہوئے 6 محافظ تھے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسافر ہیں، رفع حاجت کے لیے آئے تھے، طالوت نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت الخلا نہیں ہے، طالوت احمقانہ انداز میں بولا۔ اچکے معلوم ہوتے ہیں زور شاہ، کسی نے کہا۔ گرفتار کر لو انہیں، داروغہ کے پاس لے چلو، کڑکدار آواز والے نے کہا، اور باقی آدمی رائفلیں سیدھی کر کے ہماری طرف بڑھے۔ ارے بھائیو، رفع حاجت، طالوت نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ بکواس مت کرو، کڑکدار آواز والے نے کہا، اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا۔ طالوت کی یہی مرضی تھی، ورنہ ان کی کیا ہمت تھی کہ ہمیں گرفتار کرتے۔ دیکھو دیکھو، یہ ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی، طالوت عجیب سے انداز میں بولا، اور ان میں سے کچھ لوگ ہنس پڑے۔ لے چلو، دھکے دیتے ہوئے لے چلو، کڑکدار آواز والے نے دوسروں کو ڈانٹ دیا، اور وہ لوگ ہمیں دھکے دینے لگے۔ ارے خدا کے بندو، ارے خدا کے بندو، دھکے تو نہ دو، ویسے ہی حالت خراب ہے۔ طالوت کی بدماشی پر مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ہم داروغہ کے سامنے کھڑے تھے۔ داروغہ بھی ایک خونخوار آدمی تھا۔ اس نے سوالیہ انداز میں ہماری طرف دیکھا۔ یہ دونوں اندرونی محل میں کھڑے تھے خان، فضول بکواس کر رہے تھے۔ اندرونی محل میں؟ اور دربان کہاں مر گئے تھے؟ داروغہ نے پوچھا۔ انہیں چکمہ دے کر اندر داخل ہوئے ہوں گے۔ کیا بکواس ہے، وہ ان کے چکمے میں آ گئے؟ ہم کیا کہہ سکتے ہیں جناب، سب کو میرے سامنے حاضر کرو، ہم رفع حاجت کرنا چاہتے ہیں، طالوت نے فقیروں کے سے انداز میں کہا۔ کیا؟ داروغہ جھلا گیا۔ بہت بری حالت ہے خان، طالوت گھگیایا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں یہ؟ یہی بکواس وہاں کر رہے تھے خان، ڈنڈے مار مار کر درست کر دو، اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس؟ بہت سا اسلحہ ہے خان، مگر رفع حاجت۔ او گدو، انہیں بیت الخلا لے جاؤ، خود ان کے سر پر کھڑے رہو، شرم آئے گی خان، طالوت مسخرے پن سے بولا، اور لوگ پھر ہنس پڑے۔ لے جاؤ، داروغہ دھاڑا، اور وہ بادل نخواستہ ہمیں پھر دھکے دینے لگے۔ دوشاللہ، طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا اور آنکھ مار دی۔ بہرحال ہمیں الگ الگ 2 بیت الخلا میں پہنچا دیا گیا، اور اندر داخل ہو کر میں نے دوشالہ اوڑھ لیا۔ طالوت بھی باہر نکل آیا، اور ہمارے نگران اپنی دانستہ میں بڑے چوکنے کھڑے تھے۔ طالوت نے مجھے اشارہ کیا اور ہم خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ اس شرارت کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا۔ لطف نہیں آیا؟ طالوت نے بچوں کے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ بیت الخلا کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر گردن ہلائی۔ کیا کہہ سکتا تھا اس خطرناک معصوم کے بارے میں؟ محل کے اندرونی حصے میں داخل ہو کر ہم امیر گلبار کی تلاش میں مصروف ہو گئے۔ یار، یہ محل بھی خان زورات کے محل سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ہاں، امیر گلبار معمولی حیثیت کا انسان نہیں معلوم ہوتا ہے، کہاں کمبخت۔
तालूत ने एक मुलाजिम को आवाज दे ली और मुलाजिम उसके करीब पहुंच गया। अमीर कहाँ है? अपनी नशिस्तगाह में। मगर तुम कौन हो? तुम सब जासूस हो क्या? हर एक यही सवाल करता है। क्या अमीर ने तुमसे मिलने की ख्वाहिश की है? नहीं तो क्या हम तुम्हारी शादी के सिलसिले में यहाँ आए हैं? तालूत ने कहा और मुलाजिम चींप गया। फिर वो हमें साथ ले चला और एक खूबसूरत दरवाजे पर रुक गया। अमीर अंदर हैं, उसने कहा। ठीक है। हमने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर भी सिर्फ 3 आदमी थे, अमीर गुलबार और 2 और आदमी जो मुकामी ही मालूम होते थे। अमीर गुलबार हुक्का पी रहा था। खासा बारोब आदमी था। हमें देखकर वो तीनों चौंक पड़े। अमीर खामोशी से हमारी तरफ देख रहा था। हम उसके करीब पहुंच गए। अमीर ने इस पर भी कुछ न कहा, अलबत्ता उसके दोनों साथियों ने पिस्तौल निकाल लिए थे। अमीर ने उन्हें इशारे से रोका और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। अमीर गुलबार आप ही हैं? तालूत ने मस्कीनियत से पूछा। हाँ, हम आपको कत्ल करने आए हैं। तालूत उसी सादगी से बोला। क्या? अमीर गुलबार की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ, हमें बाहर से बुलाया गया है और माकूल मुआवजे पर आपके कत्ल का काम सौंपा गया है। अमीर गुलबार के दोनों साथी खड़े हो गए। उन्होंने पिस्तौल हमारी गर्दनों पर रख लिए और फिर हस्बे मामूल हमारे लिबास की तलाशी ली गई, लेकिन उसे कुछ मिलने का सवाल ही नहीं था। क्या कैफियत है? अमीर गुलबार ने अपने आदमियों से पूछा। खाली हैं, उन्होंने जवाब दिया। पागल मालूम होते हैं, मगर यहाँ दाखिल कैसे हो गए? अमीर गुलबार ने कहा। पता नहीं खान, पहरेदारों को सजा मिलनी चाहिए। ठहरो, इनसे गुफ्तगू तो कर ली जाए, अमीर गुलबार ने कहा और फिर हमारी तरफ रुक करके बोला। किसने तुम्हें मेरे कत्ल पर मामूर किया है? खानम ऑफ ज़ौरात ने, तालूत ने जवाब दिया। मुझे चक्कर आ रहे थे। बदमाश तालूत ने फिर चक्कर चला दिया था। किसी जगह अपनी शरारत से बाज नहीं आता। ओह, क्या खानम पागल हो गई है? आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते खान, उन्होंने हमें 5000 रुपए दिए हैं, तालूत ने बुरा मानने वाले अंदाज में कहा और फिर वो अमीर गुलबार के दोनों साथियों से मुखातिब होकर बोला। तुम भी खामोश खड़े हो, हालांकि हमारी मदद के लिए तुम्हें भी भारी रकम दी गई है। क्या मतलब? वो दोनों चौंक पड़े। ये भी हमारे साथी और खानम के मददगार है अमीर, हमें इनके बारे में बता दिया गया है। क्या बकवास है? अमीर गुलबार चौंक पड़ा। वो हुक्का छोड़कर खड़ा हो गया था और अमीर गुलबार के दोनों आदमी बौखलाहट में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। क्या तुम इन्हें जानते हो दिलावर खान? अमीर गुलबार ने पूछा। मस्करे हैं खान, जरूर किसी साजिश के तहत आई हैं। हम तुम्हारी तरह चोर नहीं हैं, देखो हमने साफ साफ कह दिया। तुम क्यों छुपा रहे हो? तालूत ने कहा। मैं तुझे गोली मार दूंगा। दिलावर खान ने पिस्तौल तान लिया। ठहरो दिलावर खान, तुम बताओ, खानम ने इनके बारे में तुमसे क्या कहा था? अरे हम इन दोनों को अच्छी तरह जानते हैं, ये खानम के महल में हमें मिले थे। अब देख लो, इन्होंने हमारी तलाशी लेकर तुमसे कह दिया कि हमारे पास असलहा नहीं है, हालांकि हमारे पास बहुत सा असलहा है। क्या मतलब? खान चौंक पड़ा। ये देखो। तालूत ने अपने लिबास से एक पिस्तौल निकालकर अमीर गुलबार के सामने डाल दिया। फिर उसने दूसरी तरफ से एक और पिस्तौल निकाल लिया और इसके बाद उसने 2 दस्ती बम निकालकर खान के सामने फेंक दिए और मेरी तरफ देखकर बोला, अब तुम भी अपना असला निकाल कर दिखाओ। मरवा दिया था तालूत ने उन दोनों बेचारों को। बहरहाल मेरे लिबास से असला क्यों ना बरामद होता। उन दोनों के चेहरे हवन्नक होकर रह गए थे। क्यों, अब क्या ख्याल है? तालूत ने उनसे पूछा। लेकिन अमीर गुलबार हरकत कर चुका था। दूसरे लम्हे 4 आदमी अंदर घुस आए, वो भी मुसल्ला थे। दिलदार खान और गुलदार को हिरासत में ले लो और सख्त निगरानी में रखो। इसके साथ ही उसने हमारा असला अपने काबू में कर लिया था। तुम दोनों बैठ जाओ, उसने नरम लहजे में कहा और तालूत इत्मीनान से बैठ गया। मैं भी उसके नजदीक बैठ गया था। वो दोनों बेचारे अपनी गिरफ्तारी पर एहतजाज भी न कर सके थे। जब तुम मुझे कत्ल करने आए थे तो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? उसने पूछा। हमने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा था। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें देखने के बाद कत्ल करने को दिल नहीं चाहा। ना जाने खानम तुम्हें क्यों कत्ल कराना चाहती है। नेक लोग हो तुमने नादानिस्तगी में मेरी मदद की है। कहां से आए हो तुम? सवल्ली बस्ती से हमें बुलवाया गया है। खानम ने इस काम के लिए तुम्हें 5000 रुपए दिए थे। हाँ, असलहा भी उसी ने दिया होगा। हाँ, मैं तुम्हें 10-10 हजार दूंगा। 10-10 हजार? तालूत ने शदीद हैरत का इजहार किया। हाँ, पूरे 10-10 हजार नकद। अमीर गुलबार मुस्कुराया। मगर हमें क्या करना होगा? क्या खानम को कत्ल करना है? नहीं दोस्त, वो तो खुद कत्ल हो जाएगी। तुम्हारी मदद की भी जरूरत पड़ेगी। हम हाजिर हैं अमीर गुलबार। क्या हम खानम के 5-5 हजार वापिस कर दें? क्या जरूरत है, उन्हें भी रखो। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया खान। हमें करना क्या होगा? फिलहाल इसके सिवा कुछ नहीं कि तुम महल गुलबार में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तरह रहोगे। यहाँ तुम्हें हर सहूलत हासिल होगी, सिवाय इसके कि तुम उस वक्त तक बाहर न जा सकोगे जब तक मैं ना चाहूं। हमें मंजूर है खान, तालूत ने जवाब दिया और अमीर गुलबार ने मुलाजमों को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। मुलाजमों के आने पर उसने उन्हें हमारे बारे में खुसूसी हदायत दी और मुलाजिम हमें लेकर चल पड़े।
महल के एक उम्दा हिस्से में हमें ठहराया गया, लेकिन बहरहाल पहरे की पाबंदियां सख्त थीं। मुलाजमों के जाने के बाद मैंने दांत पीसते हुए तालूत की तरफ देखा। ये क्या चक्कर चला दिया है तुमने? गलत है क्या? सही भी क्या है? मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। अमीर गुलबार के मेहमान हैं, और क्या चाहते हो? यहाँ क्या झक मारोगे? यार अहमक ही हो, हम शारक तक पहुंच गए हैं, अब बाकी काम मुश्किल ना होगा। यानी अब मेरा दिमाग ना चाटो, इस बार मेरा कमाल देखो और देखते रहो। बेहतर है, मुझे सोने की इजाजत दो। इस नर्मो आरामदेह मसहरी पर नींद बहुत उम्दा आएगी। इजाजत है? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं दर हकीकत मसहरी पर लेट गया। बस जहन पर एक अजीब सी झिल्लाहट तारी हो गई थी और उसी झिल्लाहट में नींद आ गई। ना जाने कब तक सोया। आंख खुली तो तालूत मौजूद नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। बाथरूम में झांका, दूसरी जगहों पर देखा, और फिर बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगर वो वापस ना आया तो यहाँ अमीर गुलबार के महल में अच्छी खासी दुर्गत बन जाएगी। वाह रे तालूत, तेरी मैयत में राहत भी है और मुसीबतों के पलंदे भी। परेशान सा बैठा था कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी और फिर किसी ने दस्तक दी। या शामत। मैंने दिल ही दिल में डरते हुए दरवाजा खोल दिया। 2 मुलाजिम थे। असला तो यहाँ सबके पास था। चाय पेश कर दी जाए जनाब? एक मुलाजिम ने पूछा। हाँ ले आओ ले आओ, मैंने जल्दी से जवाब दिया और मुलाजिम लौट गए। शुक्र है अंदर ना आए, वरना तालूत को ना पाकर शुबा में मुब्तला हो सकते थे। चाय की ट्रॉली आ गई। मैंने दरवाजे से ही ले ली थी। अजीब मज़हका खेज पोजीशन में था। दिल की कैफियत कुछ दुरुस्त न थी और सोच रहा था कि नई मुसीबत से कैसे निपटा जाए। चाय बनाई और प्याली की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि अकब से एक हाथ आया और मेरी प्याली उठा ली गई। मैं उछल पड़ा था। क्या बद इखलाकी है, मेरे लिए चाय नहीं बनाई? तालूत की आवाज उभरी और मैंने तवील सांस ली। तो तुम आ गए? क्यों, खतरा था? अब तो लफज खतरा भी मेरे लिए बेबुनियाद हो गया है। मैंने बेबसी से कहा। चाय ला यार, फजूल बकवास मत कर, तालूत ने उकताए हुए अंदाज में कहा और मैंने चाय की प्याली उसे पेश कर दी। मैंने और तालूत ने चाय वगैरह पी और फिर हम आराम से बैठ गए। कहाँ चले गए थे? मैंने पूछा। तुम सो गए थे, मैंने सोचा कुछ काम ही कर डालूं। ओह, तो कुछ किया? बहुत कुछ। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा और तालूत ने कुर्सी की पुश्त से टिक कर आंखें बंद कर ली। मैं सवालिया अंदाज में उसे देख रहा था। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद उसने कहा, मैंने खान जोरात का पता लगा लिया है। ओह, कहाँ है वो? गुलबार की शिकारगाह के एक खुफिया कैद खाने में। गोया अमीर गुलबार 100% सबूत मिल गया। हूँ, मैंने गहरी सांस ली। किस हालत में है? अमीर गुलबार उसे कुछ और काम लेना चाहता है, इसलिए उसने खान को कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं पहुंचाई। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? हाँ। गोया बहुत कुछ कर रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यूं ही समझ लो। खान को इल्म है कि अमीर गुलबार ने ही उसे अगवा किया है? यकीनन उसे सब कुछ इल्म है, लेकिन वह वाकई नेक इंसान है, बिल्कुल बेबस है, साजिशी जहन नहीं रखता। अमीर गुलबार का मकसद ये खान जोरात को भी नहीं मालूम? तुमने मालूम किया? हाँ, तालूत मुख्तसरन बोला। तो पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मैंने झिल्लाए हुए अंदाज में कहा। वही इक्तदार यार, उसके अलावा और क्या हो सकता है? तालूत ने भी बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कैसे हैं तुम्हारी दुनिया के इंसान? हर शख्स दौलत और इक्तदार के लिए जी रहा है। तो मुझसे क्या कह रहे हो? मैं क्या करूं? मैंने चिढ़कर कहा। तालूत मेरी शक्ल देखता रहा, फिर हंस पड़ा। नाराज हो गए मेरी जान? उसने कहा। तुम मुझे मेरी दुनिया का ताना ना दिया करो। नाराज हो गए तो मुआफी चाहता हूं, लेकिन इन लोगों पर बड़ा गुस्सा आता है। इंसानी जिंदगी, इखलाक, मोहब्बत, किसी चीज की इनकी निगाहों में कोई वुक्कत नहीं है। अमीर गुलबार सिर्फ इक्तदार के लिए कितना बुरा खेल खेल रहा है। छी छी छी। खेल क्या है? उसकी तफसील अभी पर्दा राज में है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द सारे राज खुल जाएंगे, बहुत जल्द सारे बुराई से पाक हो जाएंगे। तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। प्रोग्राम क्या है? मेरा ख्याल है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे हम यहाँ कैदी भी नहीं हैं, महल में घूम फिर सकते हैं। आओ बाहर की सैर करें। और मैं तैयार हो गया। हम दोनों मुख्तलिफ हिस्सों से होते हुए एक बार फिर बाग में पहुंच गए और इत्तफाकिया तौर पर ही उन मुहाफिजों से मुठभेड़ हो गई जिन्हें हम बाग में छोड़ आए थे। वो हमें देखकर उछल पड़े। पकड़ना, लेना, फिर आ गए। वो चीखे और हमारी तरफ दौड़े। दोनों ने हमें पकड़ लिया। क्या बात है? तालूत सख्त लहजे में बोला। अब के नहीं भाग सकोगे बेटा, एक मुहाफिज बोला। क्या बकवास कर रहे हो? छोड़ो हाथ। तालूत ने झटका दिया और मुहाफिज औंधे मुंह जा पड़ा, लेकिन गिरते गिरते भी वो चीखा था। भागने ना पाए। बहुत से दूसरे लोग भी आ गए। उनमें वो भी थे जिन्हें अमीर गुलबार ने हमारी खिदमत का हुक्म दिया था। हमें जरूरत ना पड़ी, वो खुद ही उनसे भिड़ गए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? ये अमीर के मेहमान हैं। अमीर के मेहमान? वो दोनों सहम गए। हाँ, काबिले एहतराम मेहमान। ललल, लेकिन ये तो वही है जो बैतुल खला से भाग गए थे।
पागल हो तुम दोनों मुआफी मांगो इनसे। और वो हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे। तालूत मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। कोई ना कोई हरकत ऐसी ही कर देते हो कि बस, इन्हीं हरकतों में तो जिंदगी है, तालूत ने कहा। और हम बाग के आखिरी जिले तक पहुंच गए। तालूत पर ना जाने क्या भूत सवार था। सारी दुनिया से लापरवाह हो गया था। हम दोनों महल तक महदूद थे, खा रहे थे, पी रहे थे, ऐश कर रहे थे। कोई काम ना होता। तालूत नित नई हरकतें करता रहता। महल के मुहाफिज उससे खौफजदा होने लगे थे। 3 दिन गुजर गए थे। इस दौरान एक मुख्तसर सी मुलाकात अमीर गुलबार के लड़के मेहराब खान से हुई थी। एक दफा लड़की को दूर से देखा था। दोनों खूबसूरत थे। उनसे घुलने मिलने का कोई मौका नहीं मिला था। तीसरी रात अमीर गुलबार के यहाँ बड़ी चहल पहल थी। बहुत से लोग नजर आए थे। बड़ी पुरस्कार सी कैफियत थी। रात को अमीर गुलबार ने हमें भी बुला भेजा। जिस हॉल में हम पहुंचे वहां अजनबी लोग बैठे हुए थे। अमीर गुलबार भी मौजूद था। मेरे नए दोस्त, अमीर गुलबार ने हमारी तरफ इशारा किया। इन्हें खानम ने मेरे कत्ल के लिए भेजा था, लेकिन अब ये मेरे दोस्त हैं। क्या ये जलसा आम में गवाही देंगे? ये सवाल हम अभी इनसे करेंगे, अमीर गुलबार ने कहा। और फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, दोस्तों, मैंने तुमसे जिस मदद की दरख्वास्त की थी उसका वक्त आ गया है। कल शहर के सबसे बड़े चौक में मैंने एक जलसे का एहतमाम किया है। यहाँ सारे ज़ोरात के अवाम पहुंचेंगे। कल का दिन फैसले का होगा। अवाम फैसला करेंगे कि ज़ोरात की हुक्मरान खानम रहेगी या कोई और होगा। चुनाचे खानम के खिलाफ हमने बेशुमार सबूत इकट्ठे किए हैं। उनमें तुम्हारी गवाही भी एक हैसियत रखती है। हम जरूर गवाही देंगे अमीर, तालूत ने पुरजोश अंदाज में कहा। मैंने जलसा आम में खानम, शकील और उर्शिला को भी तलब किया है। यूं समझो ये एक अवामी अदालत है और उन लोगों को इसमें शरीक होना पड़ेगा। कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं अमीर गुलबार। शुक्रिया दोस्तों, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तुम सबको इस ताउन का सिला दूंगा, अमीर गुलबार ने कहा। और फिर काफी देर तक वो सब कल के जलसे की तैयारियों के बारे में गुफ्तगू करते रहे। खासी रात गई ये नशिस्त बर्खास्त हुई थी। मैं और तालूत अपनी रिहाइशगाह पर चल पड़े। मेरे जहन में सख्त बेचैनी थी। कमरे में दाखिल होते ही मैंने तालूत की टांग पकड़ी। ये सब क्या है तालूत, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इस बार तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। अमीर गुलबार ने कहा था दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तालूत मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी जान, दूध दूध रहेगा और पानी पानी। मगर तुमने तय क्या किया है? इस बार खामोश होकर तमाशा देखो तो बेहतर है, तालूत ने कहा। और मैं उसकी शक्ल देखने लगा। फिर मैंने झिलाए हुए अंदाज में गर्दन हिलाई। ठीक है, मैं तमाशा ही देखूंगा। दूसरे दिन हम भी दूसरे लोगों के साथ जलसागाह में पहुंच गए। तहद्दे निगाह एक अजीमुशान मैदान फैला हुआ था। बिला मुबालगा सारा ज़ोरात उमड़ आया था। जहां तक निगाह जाती सर ही सर नजर आ रहे थे। हमने इस अजीम मजमा को देखा और ठंडी सांस लेकर रह गए। मैं तालूत से अभी तक नाराज था और मैंने उससे नहीं पूछा था कि वो यहाँ क्या करने का इरादा रखता है। हम भी दूसरे लोगों के साथ उस अजीमुशान स्टेज के अकब में पहुंच गए, जहां अमीर गुलबार ने खानम के खिलाफ दूसरे गवाहों को बिठाया था। बड़ा जबरदस्त इंतजाम था। खुद अमीर गुलबार के अपने मुहाफिज भी मौजूद थे। एक लंबी घोड़ा गाड़ी में खानम आई, दूसरे में उर्शिला और शकील साथ आए थे। चूंकि यहाँ के उसूल के मुताबिक ये अवामी अदालत थी, इसलिए सबको बिला चूं चरा आना पड़ा था। और फिर तमाम लोग जमा हो गए। खानम के चेहरे पर स्याह रंग की बारीक नकाब थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी। उर्शिला बेनकाब थी। शकील का चेहरा हमेशा से कुछ ज्यादा ही खौफनाक नजर आ रहा था। ये सब स्टेज के ऊपर पहुंच गए। तब अमीर गुलबार भी वहां पहुंच गया। अमीर गुलबार ने एक अनाउंसर को इशारा किया और वो स्टेज पर आ गया। सरहद के असूल के मुताबिक वतन का कोई मोअज़्ज़िज़ शख्स मौजूदा हुकूमत के सिलसिले में या किसी बड़े अवामी मसले पर अवामी अदालत तलब कर सकता है। अमीर गुलबार ने अपना यह हक इस्तेमाल करते हुए आज अवामी अदालत तलब की है। मेरे दोस्तों, ज़ोरात में जो कुछ हो रहा है, कौन है जो उससे वाकिफ नहीं है? हमारा वतन साजिशों की सरजमीन नहीं बनना चाहता। हुकूमत नाकारा है तो उसे बदल दो, साजिशियों को कुचल दो। इसी फैसले के लिए आज आपको जमा किया गया है। हम हंगामों को खत्म कर देंगे, हम साजिशों को कुचल देंगे। अवाम की आवाज उभरी और अनाउंसर बैठ गया। तब अमीर गुलबार उठा और अवाम के सामने आ गया। भाइयों, तुम्हें मालूम है कि गुलबार हमेशा से ज़ोरात की अजमत का निशान रहा है। हमने हुकूमत नहीं की, हमने हुकूमत नहीं चाही, लेकिन ज़ोरात को जब भी हमारी जरूरत पड़ी हम पेश पेश रहे। हमने हमेशा अपना फर्ज पूरा किया। आज जब ज़ोरात एक बार फिर बहरान का शिकार है तो हम अपना फर्ज पूरा करने निकल आए हैं। मेरे दोस्तों, हालात काफी हद तक आपके सामने हैं। साजिशों के चेहरे मुमकिन है आप में से कुछ की निगाह में हों, लेकिन अवामी अदालत में हमेशा सच बोला जाता है, ख्वाह वो बादशाह वक्त के खिलाफ ही क्यों ना जाता हो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है, अवाम की आवाज सुनाई दी। शुक्रिया मेरे दोस्तों।
امیر گلبار کچھ دیر کے لیے رک گیا۔ طالوت خانم کے پاس پہنچ گیا تھا جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ اس نے طالوت کی شکل دیکھی اور خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گئی۔ پانسا پلٹ نمبر 1 آپ سے مخاطب ہے، طالوت بولا۔ میرا مذاق اڑانے آ گئے ہو؟ خانم کی آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہیں خانم، پانسا پلٹ نے، ابھی آپ تماشا دیکھیں گی، طالوت نے کہا اور مسکراتا ہوا اپنی جگہ بیٹھا۔ میری سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ طالوت نے کون سی ترکیب سوچی تھی۔ ہاں، اس بات کو میں اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہرحال پانسا پلٹ حیثیت رکھتا ہے، ایک داؤ مارے گا اور سب چت ہو جائیں گے، لیکن وہ داؤ کیا ہوگا یہ ابھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو میرے دوستو، میں کھلے دل سے ان معاملات کی ذمہ داری خانم آف زورات پر ڈالتا ہوں۔ بوڑھے خان زورات کی نوجوان بیوی جو ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، جو ہماری ملکہ ضرور ہے، لیکن عام عورتوں کی طرح ایک عورت ہے، ایک نوجوان عورت جو بوڑھے خاوند کو پسند نہیں کرتی۔ میں نے اتنا بڑا الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگایا، میں آپ کے سامنے ثبوت پیش کر دوں گا۔ خانم نے خان زورات کو اغوا کرا لیا تاکہ خان زورات کے بھتیجے شکیل کے ساتھ عیش کر سکے۔ میں شکیل کو طلب کرتا ہوں وہ میرے بیان کی تصدیق کرے۔ شکیل کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا، لیکن شکیل سے قبل طالوت اٹھ کر امیر گلبار کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے جھک کر امیر گلبار کے کان میں کچھ کہا اور امیر گلبار مسکرانے لگا۔ طالوت اس کے سامنے ہی کھڑا ہو گیا۔ امیر گلبار مجمع کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہا، پھر اس نے اس انداز میں کہا لگایا جیسے کوئی بہت ہی مزے کی بات ہو۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ مجمع کو مخاطب کیا، میرے دوستو، میرے ایک عزیز ترین دوست نے فرمائش کی ہے کہ اب میں جو کچھ کہوں سچ کہوں، بلکہ جو کچھ جھوٹ بول چکا ہوں اس کی خود ہی تردید کر دوں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اب میں سچ بول رہا ہوں اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ بات یہ ہے کہ خانم آف زورات کا تعلق اس خاندان سے ہے جس سے ہماری پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ خان زورات نے جس وقت دوسری شادی کا فیصلہ کیا اور اس خاندان کو مخاطب کیا، میں اسی وقت اس کا مخالف تھا۔ میرے سینے پر سانپ لوٹ رہے تھے، لیکن مجبوری تھی دوستو۔ ہمارے ہاں کوئی لڑکی ایسی نہیں تھی جس کی شادی میں خان زورات سے کر دیتا۔ میں مجبور تھا، لیکن میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ میرے دل میں سب سے بڑی جلن یہ تھی کہ اب اس خاندان کی اولاد زورات کی حکمراں ہوگی، اور میں اسی وقت سے سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ خانم کو خان زورات کی نگاہوں سے گرا دوں، لیکن بدقسمتی سے کامیابی نہ ہوئی۔ لیکن کب تک؟ میں مسلسل کوشش میں مصروف تھا اور بالآخر ایک موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ خان زورات کا بھتیجا میری لڑکی سے عشق کرنے لگا۔ میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا بیٹا اسے قتل کرنے کے درپید تھا، لیکن میں نے اس کی جان بچائی اور اسے پیشکش کی کہ وہ خانم آف زورات کو بدنام کرنے میں میرا ساتھ دے۔ میں کوشش کر کے اسے والی زورات بنا دوں گا اور اس کی شادی اپنی بیٹی سے کر دوں گا۔ شکیل تیار ہو گیا اور ہم نے خانم کو بدنام کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس مہم کو زوردار بنانے کے لیے میں نے شکیل کی لاعلمی میں خان زورات کو اغوا کر لیا اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ شکیل اس بات سے ناراض ہو گیا تھا، لیکن میں نے خان زورات کے اغوا کی خبر اس سے بھی چھپائی رکھی۔ اور میرے دوستو، پھر میں نے کرائے پر کچھ ایسے لوگ بلوائے جو زورات میں ہنگامے کریں۔ ان کے سپرد شکیل کا قتل بھی تھا، کیونکہ میرے ذہن میں اصل سکیم کچھ اور تھی۔ میں شکیل کو بھی دھوکے میں رکھ کر قتل کرا دینا چاہتا تھا، کیونکہ میری اصل مددگار خان زورات کی لڑکی اورشیلا تھی، جو میری دستے راز تھی۔ اورشیلا خانم سے بے پناہ نفرت کرتی ہے، اور اسی نفرت کے تحت وہ میرے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ میرا پروگرام تھا کہ شکیل، خان زورات اور خانم کی موت کے بعد اورشیلا ہی اس خاندان کی واحد حکمراں بنے۔ چنانچہ میں مہراب خان سے اس کی شادی کر دوں گا اور اس طرح حکومت میرے خاندان میں آ جائے گی۔ یہ جامع پروگرام میرے ذہن کی پیداوار ہے، اور یوں سمجھو کہ کسی کو کانو کان اس کی خبر نہیں ہو سکتی تھی، لیکن میرے دوست کی خواہش ہے کہ میں سچ بولوں، سو میں نے حقیقت تمہارے سامنے پیش کر دی۔ امیر گلبار خاموش ہو گیا۔ عوام پر سکتے کی سی کیفیت آ رہی تھی اور میں سحر زدہ انداز میں طالوت کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ تھا طالوت کا پروگرام۔ خانم، شکیل اور شلا ایک دم سکتے کی سی کیفیت میں مبتلا تھے، اور امیر گلبار فاتحانہ انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے امیر گلبار، سازش تم نے کی ہے؟ ایک سرحدی سردار کھڑے ہو کر بولا۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، امیر گلبار نے گردن جھکا کر کہا۔ تم نے زورات کے خلاف سازش کی ہے؟ بالکل۔ تم نے خان زورات کو اغوا کیا ہے؟ ہاں، میرے ساتھیوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ خان زورات زندہ ہے؟ ہاں، میں نے اسے اس وقت تک کے لیے زندہ رکھا ہے جب تک میرا بیٹا مکمل طور پر حکمران نہ بن جائے۔ کچھ ضروری باتوں میں اس کی ضرورت پڑے گی، اس کے بعد میں اسے قتل کرا دوں گا۔ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ خان زورات کہاں ہے؟ میرے خصوصی قید خانے میں۔ تم نے زورات میں ہنگامے کرائے ہیں، تم نے ہماری خانم کو بدنام کیا ہے، تمہارا قتل واجب ہے، سردار تیش میں آ کر بولا۔ امیر گلبار کو قتل کر دو، سازشوں کو قتل کر دو۔
عوام میں گلگلہ اٹھا اور پھر ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ بے شمار گولیاں امیر گلبار کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ ارشیلا نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن شکیل اور ارشیلا دونوں میں سے کوئی نہ بچ سکا۔ گولیوں نے انہیں چھلنی کر دیا تھا۔ عوام بگڑ گئے تھے۔ ایک بہت بڑے گروہ نے خانم کو گھیر لیا تھا۔ خانم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس کی آنکھوں پر مسکراہٹ تھی۔ تب طالوت خانم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، خانم آف زورات، خان زورات سے ملیے، طالوت نے کہا، اور خانم چونک پڑی۔ اس کے عقب میں خان زورات کھڑے تھے اور اس طرح حیرتناک انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے جیسے اپنی یہاں موجودگی پر سخت حیران ہو۔ خانم نے محبت بھرے انداز میں ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لوگوں نے بھی خان زورات کو دیکھ لیا تھا اور خان زورات کے نام کے نعرے لگنے لگے۔ طالوت واپسی پر میرے پاس پہنچ گیا۔ بھائی خربوز، اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ کیا مطلب؟ چلیں؟ کہاں؟ میں نے احمقانہ انداز میں کہا۔ ابے یہاں سے نکلو، کوئی گولی بھٹک کر ادھر آ گئی تو خواہ سوراخ ہو جائے گا، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بولا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس مجمع سے نکل آئے۔ طالوت تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جا کہاں رہے ہو؟ میں نے تنگ آ کر پوچھا۔ یہاں کا کام ختم، اب یہاں کیا رکھا ہے؟ مگر چل کہاں رہے ہو؟ ان پہاڑوں سے نکل چلو، آبادی میں چلو، یہاں سے طبیعت اکتا گئی ہے۔ میں خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا، مگر چلیں کہاں؟ واپس تو نہیں چلیں گے، آؤ پہاڑوں کے اس پار چلیں، دیکھیں اس سمت کی دنیا کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، طالوت نے مجھ سے اتفاق کیا اور پھر دائیں طرف دیکھ کر بولا، راسم۔ آقا؟ راسم سامنے آ گیا۔ گھوڑوں کی ضرورت ہے۔ حاضر کرتا ہوں آقا۔ اور یہ کام راسم کے لیے کیا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھوڑوں پر سفر کر رہے تھے۔ ہمارا رخ پہاڑوں کی طرف تھا۔